लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज देखे, 2 का एग्रेट डेरिवेशन कर लिया, तीसरे का बाकी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वी बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है, फिर बाद में n अपॉन एन ए, ऊपर वाला n जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नीचे वाला जो रहता है वो एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, उसके बाद जो देखा वो देखा n इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी, जिसकी डेरिवेशन हम लोग देखने वाले नहीं है। ठीक है, बाद में कभी तो देख लेंगे या फिर फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इन दिस फॉर्मूला P स्टैंड फॉर V T R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से पहले 2 हो गए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलार वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर? प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर एट STP? 180 m। व्हाट इज द टेम्परेचर एट STP? 273 Kelvin। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट एट STP? जनरली नंबर ऑफ मोल जनरली कितना लेते हैं? 1। समझ में आ रहा है? ओके, अब आज हम लोग ये तीसरा वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने वाला है। हेडिंग लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल। ठीक है, अब n मोल का निकालने के लिए हम लोगों को पहले 1 मोल में कितना रहता है वो पता रहना चाहिए। हमें पता है क्या 1 मोल में कितने पार्टिकल्स रहता है? पता है, 6.022 इंटू 23, ऑल्सो कॉल्ड एज Na, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स Na। अब कितने मोल के लिए निकालना है? n मोल। n मोल के लिए हम लोग बोल देंगे कैपिटल N, कि लेट अस अज्यूम कि n मोल में कैपिटल N पार्टिकल्स है। फॉलोड लास्ट टाइम जैसे कर रहे थे वैसा ही, क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n इंटू 6.022 1 इंटू कैपिटल N, समझे? तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल N? कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। उसे क्या लिखेंगे? Na। ये समझे क्या? वेयर कैपिटल N इज व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल, जो हम लोगों को निकालना है। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, एंड Na एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एंड इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ स्मॉल n के लिए, तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन n अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये थर्ड फॉर्मूला कैसे आते हैं समझा? यहाँ पे किस ने बचपन में गैस लॉस पढ़े? नहीं है, गैस लॉज ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है, ठीक है। गेलुसैक्स लॉ, वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक्स भी उसमें ही आता है। हाँ, वैसा वाला। ओके, वो किया है। ओके, अगर वो पता रहेगा तो मैं PV = nRT डिराइव करके दे सकता हूँ, बट सबने नहीं पढ़ा है तो हम लोग बाद में कभी तो डिराइव कर लेंगे। मतलब थोड़े गैस लॉस पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके, चलो लिख दो एक क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ silver atoms present in 54 grams of silver, where mass of silver is molar mass of silver 108 ग्राम पर मोल। पहले इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज याद रखना, कुछ भी पूछा रहे हमेशा पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए डेटा क्या दिया है बताओ? गिवन मास दिया है, बराबर। अब गिवन मास दिया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है W अपॉन M। ठीक है, W गिवन मास 54 अपॉन 108, समझ में आ रहा है? तो 54 अपॉन 108 आंसर बनेगा, हाँ मैं 4 1 दिस 2 ये डबल है इसका नीचे का। ठीक है, तो ये हो गया हाफ मोल
या फिर 0.5 मोल, इसमें कोई दिक्कत? मोल्स निकाल लिया। अब मोल्स से अपने को निकालने क्या बोला है? पार्टिकल्स, बराबर। अब पार्टिकल्स अगर पूछे रहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए n इंटू एन ए, ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इंटू एन ए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए मिले हैं अपने को? आधा, इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये चलेगा, वो 6.022 को राउंड ऑफ करके 6 ले लिया, समझा ना? एट द एंड तो MCQ लिखना है, वो 3 पॉइंट समथिंग राउंड ऑफ करने बोला तो वो भी 3 और राउंड ऑफ होने वाला है इंटीजर टाइप में। कैंसिल आउट कर लो, यू विल गेट योर आंसर फॉलोड 3 इंटू 10⁻23 लिख दो। और कुछ क्वेश्चन करें ऐसे वाले? करो। आज तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले करके आना, ठीक है? डेली के 10-10 करो, 5 दिन में हो जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ऐसे वाले, ये बे इतु से है, समझा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find volume of helium gas containing 3 into 10⁻25 atoms of helium, ठीक है? अगेन सबसे पहले सब्जन क्या निकालेंगे? मोल्स, ठीक है? पहले मोल्स निकालो फिर देखते हैं। मैं सॉल्व करके दिखाऊं, अभी देखेंगे जरा। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो अभी नंबर ऑफ एटम्स दिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Na, बराबर। इतना समझ में आ रहा है सबको? इधर तक सब्जन पहुंच पा रहे हैं? उसके बाद कैलकुलेशन अगर वीक है तो वो हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके। n की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻25 अपॉन Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻, दिस वन जा दिस टू जा, 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 बनेगा। तो 25 माइनस 23 कितना बचता है? 10⁻2। 10⁻2 मतलब कितना होता है भाई? 100। ये फास्ट हो रहा है क्या? स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। 10⁻25 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 2, वेरी नाइस, नहीं गलत, वेरी नाइस, करेक्ट। एंड फिर बाद में ये हो जाएगा 10⁻2। 10⁻2 मतलब 100 अपॉन 2, आंसर कितना आएगा? 50। यूनिट क्या रहेगा? मोल। ये समझा क्या? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? 10⁻23 ऊपर गया, माइनस बना, ठीक है? फिर बाद में 10⁻25 इंटू 10⁻⁻23, 10⁻2, 10⁻2 इज नथिंग बट 100, 100/2 50 मोल। फिर बाद में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। ये घर पे जाके सब्जन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छे से करो, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी। नंबर्स भी मतलब ये कैसे सॉल्व करते हैं एंड ऑल पता चल जाएगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे किधर गया वो? हाँ, तो 50 इंटू 22.4, आंसर कितना आएगा? 1120 लीटर्स। एक बार कैलकुलेशन करके देखना, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 112 आंसर आएगा। एक 50 है तो 0 ऐड कर देना। फास्ट नहीं हो रहा है ना बे, मतलब, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इधर तक कोई भी दिक्कत? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है? ये देखा भाई, किसी भी वर्ड के अंदर सब क्यों आता है? जब किसी चीज के अंदर की चीज रहती है, मतलब एटम सब एटॉमिक, मतलब एटम के अंदर, ठीक है? शेल सब शेल, सब शेल आई गेस तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? तो सबवे, रास्ते के बीच में से अंदर की तरफ से जाने वाला रास्ता, ठीक है? सबवे। तो सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर वाली चीज है। एटम के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, बराबर। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अभी जो मैं तुम लोगों को डेटा लिख के देने वाला हूँ वो तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहता है, उस डेटा का यूज करके क्वेश्चन करने रहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ चर्चा करके मतलब नहीं है। तो देखो भाई, पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास, पार्टिकल का चार्ज एंड उस पार्टिकल का सिंबल, ठीक है? सिंबल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिंबल हमेशा कैसे लिखा जाता है? कुछ तो एक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्लोरीन के लिए Cl जैसे यूज करते हैं,
ऊपर की तरफ लिखा रहता है ए, नीचे की तरफ लिखा रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? मास नंबर, वेरी नाइस। हाँ, एंड जेड क्या रहता है भाई? एटॉमिक नंबर। ऊपर मास रहता है, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, ओके। सबसे पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये डेटा तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा, दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझा? ये तुम लोगों को रटना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम में दिया है। नेक्स्ट, चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। दुनिया में सबसे छोटा अगर कोई चार्ज पॉसिबल है तो ये है, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल लिख के रखना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने एक नया यूनिट दिया 1e, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, उसको हम लोग बोलते हैं 1e, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, वही है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, समझा? ओके। इसका सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या लिखेंगे? ई। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है बेटा, 10⁻31, समझ में आ रहा है? 0 के बाद और 30 जीरो, पूरे टोटल 31 जीरोज, और उसके बाद 9, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। कल हम लोगों ने 10⁻23 देखा था ना, बहुत बड़ा होता है, वैसे ही बहुत छोटा है। तो इसका मास हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं नेग्लिजिबल, विच इज 0, एंड इसका चार्ज हम लोग बोलते हैं 1 है, 1e है, एंड इसका नेचर क्या रहता है? माइनस रहता है, तो e 0 - 1, समझा? ठीक है, ये सब एग्जाम में दिया रहता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे डिस्कस करने जैसा है ही नहीं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहता है, इट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ में आ रहा है? ये भी बार बार लिखने कंटाला आता है, इसलिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। हम लोगों ने इसको बोला, आज से इसे बोलेंगे 1 AMU। क्या बोलेंगे? 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म यहाँ पे सबको पता रहेगा। 1 AMU मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट, सुना ये? ओके। तो देखो भाई, AMU को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मास एग्जाम में दिया रहता है, बट फिर बाद में इतना भी बोलने का आने लग गया। हम लोगों ने आजकल इसको बोलना स्टार्ट कर दिया 1U। क्या बोलते हैं इसको? 1U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख देना, U को बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो अगर किसी ने तुम लोगों को पूछा कि 1 AMU कितना इक्वल रहता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के इक्वल रहता है, ठीक है। वैसे पूछते हैं नहीं, एग्जाम में दिया रहता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम रहता है, पढ़ा है ना भी बचपन में। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको ही हम लोग बोलते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं? 1E, समझा? ओके। एंड इसका सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल क्या लिखेंगे? P। इसका मास 1 AMU का ऊपर 1, एंड इसका चार्ज 1E का 1, तो +1। एग्जाम में दिया रहता है, ये जस्ट हम लोग एक बार लिख के रख रहे हैं। प्रोटॉन के बाद लास्ट कौन आता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन जितना, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट ठीक है, अप्रॉक्स उतना ही, 10⁻⁻27 kg। तो इसका भी मास 1 AMU, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का चार्ज पता है किसी को? 0, मतलब न्यूट्रल रहता है, 0 भी नहीं रहता एक्चुअली, न्यूट्रल रहता है, नो चार्ज, ठीक है। एंड सिंबल सिंबल क्या आएगा? N। मास 1 AMU, चार्ज, ठीक बा, ये एग्जाम में दिया रहता है। अब डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब लोगों का लिख के हो गया है? मेरे साथ ही लिख रहे थे ना? नेक्स्ट, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है, फाइंड
charge on 1 mole electron, given that 1 E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स। कुछ समझा? ये एग्जाम में दिया रहेगा, बाकी तुम लोगों को भी ढूंढना है। करो। सेम यूनिट्स एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, सेम क्वांटिटीज एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। पहली बात, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोगों को गिवन डेटा क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो इन एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना, वैसे करना है, समझे? तो 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? क्या करने का? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये 1 से डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू, अरे कुछ समझा? तो 6 लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये हो जाता है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू, चलो 6 ही ले लेते हैं, 10 रेज टू 23, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 9.6 इंटू 10 रेज टू 4 कूलम्स, ठीक है? इसका एग्जैक्ट आंसर आता है 96। हाँ ये देखो भैया, अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने कितना निकाला? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000, इतना समझ में आ रहा है? इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करने के बाद आता है 96,487। हाँ अब देखो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी राउंडेड ऑफ है। एक्चुअल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रहता है 1.6022 ऐसा कुछ। एवोगैड्रोस नंबर भी राउंडेड ऑफ है, एक्चुअल एवोगैड्रोस नंबर ऐसा कुछ 5 समथिंग कुछ तो आता है, समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्ट इन दोनों का कैलकुलेशन, जी कोई तो 352 बोल रहा है, इन दोनों का करोगे 352 आता है, करेक्ट बोला, मस्त कैलकुलेशन किया। एंड अगर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है? हम लोगों को ये भी याद नहीं रखना है। इसे फाइनली हम लोगों ने पूरा राउंड ऑफ कर दिया, इसका राउंड ऑफ करके हम लोगों ने दिया 96,500 कूलम, एकदम प्यारा सा मस्त नंबर, समझा? तो अगर इसके बाद अभी कभी तुम लोगों को क्वेश्चन आया व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे? 500 कूलम्स। तो इसको हम लोगों ने एक नया यूनिट बनाया, इसे हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलेंगे? 1 फैराडे, ठीक है? तो लिख दो भाई, फैराडे, ठीक है? 1 फैराडे। तो अभी इसके बाद कभी तुम लोगों को पूछा गया कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलोगे? 1 फैराडे। व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 मोल? 2 फैराडे, समझा? ये याद रखना, ठीक है? तो यहाँ से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, यस, वो नंबर पहले से बहुत सारे हम लोगों ने राउंड ऑफ करके रखे हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाए। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर गूगल करके देखना, कुछ ऐसा 225 या समथिंग आती है, मतलब ये आगे कंटिन्यूड है। एग्जैक्ट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो हम लोग 1.6 लेते हैं, इट इज़ 1.6022 समथिंग, ऐसा कुछ रहता है। तो फिर इनके जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद ऐसा आता है। तो 487, इसमें 13 ऐड करेंगे 500, समझा? तो ये जस्ट हम लोगों ने लिया हुआ है, तो इसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। तो अभी अगर इसके बाद कभी तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे? 1 फैराडे। याद रखना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, ठीक है? अब इसके बेस्ड ऑन थोड़े से क्वेश्चन में पूछूं, करोगे? फाइंड चार्ज ऑन नंबर 1 मोल Cl माइनस। हाँ बाय द वे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर सेम, तो
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भाई प्रोटॉन भी ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज 1 फैराडे ही रहता है। फॉलोड। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल Cl माइनस, ठीक है। अब देखो जनरली Cl न्यूट्रल, अब ये Cl माइनस है मतलब इसके अंदर क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे सॉल्विंग दिखाता हूँ। देखो Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl माइनस बनता है, समझे। अब कितने मोल Cl माइनस है मेरे पास, 1 मोल, मतलब भाई मैंने 1 मोल Cl में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब जाके Cl माइनस बना। फॉलोड। व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, समझा, 1 फैराडे। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, कुछ दिमाग में घुसा, पक्का। दूसरा भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये पक्का समझा। हाँ देखो 1 मोल Cl माइनस है, 1 मोल Cl माइनस बनाने के लिए 1 मोल Cl लगेगा। 1 Cl में 1 इलेक्ट्रॉन बैठता है, 1 मोल में 1 मोल, मतलब देखो भाई 1 Cl में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 3, तो वैसे 6 में, तो 6 इंटू 10⁻23 में 6 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल में 1 मोल बैठता है। फॉलोड। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पक्का। और एक क्वेश्चन मैं भी इसके बाद वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। नेक्स्ट, सेकंड इज 2 मोल O2 माइनस। ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन ये देखा जाए तो गलत है, बट दूसरा कोई क्वेश्चन लूंगा तो तुम लोगों को और डिफिकल्ट लगेगा, तो O2 माइनस, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ध्यान देंगे। देखो भाई O2 माइनस कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ओके, तो तब जाके बनेगा O2 माइनस। अब मुझे कितने मोल O2 माइनस बनाना है, 2 मोल, ओके, तो 2 मोल O2 माइनस बनाने के लिए कितने O लगेंगे, 2 लगेंगे। तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल में 4 मोल। फॉलोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन 4 मोर इलेक्ट्रॉन, 4 फैराडे। फॉलोड। तो इसको सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक याद रखो, जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको इस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू 2 4, आंसर इज 4 फैराडे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए 5 मोल SO4 2 माइनस, अब हर टाइम वो ऐसे करते नहीं बैठने का, डायरेक्ट क्या करने का, 5 इंटू 2, समझा, कितना आंसर आएगा, 10 फैराडे, ठीक है, ओके। इसके बाद वाले तुम लोग करोगे 4 मोल Na+। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, समझ में आ रहा है। तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम रूल, 4 इंटू 1 + 1, समझा, 4 फैराडे। कर लोगे ये सारे क्वेश्चन खुद से अभी, ओके, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इतना। कर लो। अभी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एटम एंड एटॉमिक मास से, ठीक है। ये एटम की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है ना, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ एन सिस्टम इज कॉल्ड एज एटम, वो बताएं, ओके। तो अब एटम्स का अभी हम लोग सीखने वाले एटॉमिक मास, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास हम लोग 3 टाइप के सीखने वाले हैं, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, इसे हम लोग बोलेंगे आम। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, इसे हम लोग बोलेंगे राम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गाम, ठीक है, गैम, ठीक है, आम गाम राम। चलो देखते हैं अभी क्या होता है ये सब। तो इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसका यूनिट रहता है AMU, इसका यूनिट रहता है यूनिटलेस, एंड इसका यूनिट नाम में ही है ग्राम्स, तो इसका यूनिट बन जाता है ग्राम पर मोल, समझे। अगर मतलब इनका ये, हाँ, इनमें हम लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, ये एक सिर्फ पता रहने के लिए है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो कुछ चेंज नहीं होता, मतलब देखो, अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पढ़ाने जाऊँ, इतना ही है, इतना ही सीखना है, एलिमेंट, उसका आम, राम एंड गाम। देखो भाई, पहले वाले का अगर मैं बोलूँ लेट अस से हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना लिख के दिया है, मोलर मास 4, वही हर जगह पे चिपकेगा, बट यहाँ पे 4 AMU, यहाँ पे 4 जस्ट 4, यहाँ पे 4, यही डिफरेंस है भाई इनका। मीनिंग भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, बट समरी अगर बोलने चाहेंगे तो इतना ही रहेगा, समझा। अगर मैं तुम लोगों को सल्फर का एग्जांपल दूं, सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो 32 AMU, यहाँ पे जस्ट 32, यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल, गेटिंग इट। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन 35.5, तो 35.5 AMU, जस्ट 35.5 एंड 35.5 ग्राम पर मोल, गेटिंग इट, ठीक है। अब तो इनके ऊपर मतलब क्या मतलब पूछा जा सकता है, पूछते बिल्कुल नहीं है, आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, गलती से अगर पूछ लिया तो क्या आ सकता है, देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। नाउ इन केस ऑफ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, यूनिट इज AMU, इट इज द एब्सोल्यूट मास, मतलब एग्जैक्ट मास किसी भी एक एटम का अगर बोला तो वो AMU में रहता है, ठीक है। तो मुझे बताओ किसी भी एटम का मास किसकी वजह से रहता है, वेरी नाइस। एटम्स में मास रहने के लिए 2 चीज़ है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेग्लिजिबल मास, ये पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम रहता है, कितना रहता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यहाँ पे भी सेम टू सेम है, समझे। एंड इन दोनों को मतलब इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻27 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU, तो वहां से आता है 1 AMU, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, समझा, ठीक है। तो तुम लोगों को मैक्सिमम इतना ही क्वेश्चन आ सकता है आके। हाँ, और ये 1.67 जो है इसको तुम लोग लिख सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 5/3। 5/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1.66666 ऐसे आते रहेगा, ट्राई करके देखना, गेटिंग इट। तो उसको राउंड ऑफ करके मतलब 1.67 लिखता है, तो 5/3, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 2 करोगे, देखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड मास ऑफ 1 एटम of carbon given that 1 in grams, in grams, given that carbon is equal to 12 AMU and 1 AMU, ये भी दिया रहता है इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन दे नहीं सकते, वो AMU भी हमेशा दिया रहता है, that 1 AMU is equal to 1.67
इंटू 10⁻⁻27 kg। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 AMU की वैल्यू दी है। कार्बन कितने AMU है? 12, ठीक है। तो मतलब अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1 AMU is 5/3 इंटू 10⁻⁻27। ये क्या हो रहा है अचानक से? 10⁻⁻27 kg। एक AMU इतना है एंड कार्बन इज 12 AMU। तो क्या करोगे? 12 AMU करस्पॉन्ड्स टू क्या करने का? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे 12 ऊपर 1 नीचे, सो वी आर गेटिंग 5/3 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 12। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 10⁻⁻27 kg, 20 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाउ 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, ग्राम्स में पूछा है, ठीक है, पता है ना बे? ये नहीं देंगे एग्जाम में। 1 kg इज 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁻27 इंटू 10⁻3 कितना होगा? -24, ठीक है। तो बस हो गया 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, समझे? 23 लिख सकते हैं, यस व्हाई नॉट। सो हाँ मतलब यस मैन, इट वोंट मेक अ बिग डिफरेंस वैसा, तो ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट AMU के बाद मतलब AMU नहीं, क्या बोलते हैं, आम के बाद राम, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सेकंड वन इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज इन रिलेशनशिप टू सम अदर एलिमेंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या रहता है वो देखते हैं। देखो भाई, जनरली हम लोग किसी भी चीज का अगर वे करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अबे क्या यूज करते हैं? वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, बराबर है क्या नहीं? अब वेइंग बैलेंस में इधर पे अपने को जो भी चीज वे करनी होगी, कुछ शक्कर है या फिर कुछ है, ग्रेन्स है, लेट्स है, वीट है, फ्लावर है, कुछ भी है, समझ पा रहे हो? एंड उधर बाजू में क्या रखते हैं? वेट्स रखते हैं। जनरली वेट कितने केजी के रहते हैं? 1 kg, 2 kg भी रह सकता है, बट अभी के मतलब सबसे सिंपलेस्ट वेट कौन से रहते हैं? 1 kg। अब इसका वजन कितना हो गया भाई? 3। सो नाउ दिस मास इज इन रिलेशनशिप टू दीज 3 kgs। तो उधर से हम लोग बोल रहे हैं ना भाई 3 kg, समझ में आ रहा है? इन रिलेशनशिप टू सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। अब वैसा अपने को एटम्स के लिए करना था, ठीक है। एटम्स के लिए हम लोगों ने एक तराजू बनाया, ऐसे वेइंग बैलेंस बनाया, ठीक है। देख रहे हैं क्या भाई? एटम्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट यूज कर, यहाँ पे लेट्स से मैंने ले लिया है लिथियम, दिख रहा है लिथियम। अब एटम्स में इधर पे ऐसा कौन सा रखे जिसके वजह से इजीली वेई करना पॉसिबल होगा। यहाँ पे क्या लिखा रखा था भाई? यूनिट मास रखा था, 1 kg रखा था। तो ऐसा एटम्स में कौन है जो ऐसे 1 kg को रिप्रेजेंट कर सकता है? कार्बन। तो कार्बन कैसे करेगा भाई? हाइड्रोजन कर सकता है। कौन कर सकता है? हाइड्रोजन, बराबर है क्या नहीं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 हाइड्रोजन रखने के बाद ये बैलेंस्ड हो गया। तो लिथियम का मास कितना बना? 7 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? पक्का। बट फिर हाइड्रोजन यूज नहीं कर पा रहे हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत रीजन है। पहली बात तो गैस है, तो ऐसे रख पाएंगे क्या भाई? उड़ जाएगी, समझ में आ रहा है? दूसरी बात, हाइड्रोजन इज हाईली एक्सप्लोसिव। तुम लोगों ने कभी देखा है ऐसे इंस्टाग्राम पे ऐसे बलून्स रहते हैं, फट जाता है, मजा आती है, ठीक है। हाँ वैसा, तो वो हाइड्रोजन के बलून। हीलियम के अगर बलून रहेंगे ना, हीलियम कभी जलता है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? बट हीलियम महंगा है, हाइड्रोजन सस्ता है, घर पे बन सकता है, वैसा वाला, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जनरली हाइड्रोजन के बलून्स लेते हैं, बट उनके बाजू में ऐसे मतलब केक वेक कटिंग के टाइम पे उनको रखने का नहीं, ऐसे फट जाते हैं, ठीक जाते हैं, फटते भी है। अब फटेंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
बहुत मेहनत से ऐसे बनाया हम लोगों ने वेइंग बैलेंस और फट गया नहीं, बराबर। तो रिलायबल है क्या हाइड्रोजन? नहीं। तो हम लोगों को ऐसे कोई अच्छी चीज़ चाहिए जो सॉलिड फॉर्म में रहे, सस्ती रहे और फटे ना। ऐसा कौन सा एलिमेंट आया सबसे नज़दीक? कार्बन। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने सोचा हम लोग कार्बन यूज़ करेंगे, बट फिर कार्बन के साथ एक दिक्कत आ गई। अपने को यहाँ पे यूनिट मास चाहिए, कार्बन का मास कितना है? तो रिलेशनशिप लेते वक्त ज़रा दिक्कत आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्बन को डिवाइड बाय, नहीं हाइड्रोजन नहीं, डिवाइड बाय 12 करेंगे। अरे कार्बन का मास 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो एक यूनिट मास मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब कार्बन को ऐसे 12 टुकड़ों में हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दिया। इधर तो कोई दिक्कत? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास ऑफ सम एलिमेंट इन रिलेशनशिप टू व्हाट? 112 मास ऑफ कार्बन 12। डायरेक्ट हाइड्रोजन ले सकते थे, बट हाइड्रोजन में बहुत सारी दिक्कतें थी, तो इसलिए कार्बन लेना पड़ा। बट कार्बन का मास 1 नहीं रहता, तो उसको 12 से डिवाइड किया या फिर 1/12 किया। डेफिनेशन समझिए? पक्का? बट अभी केमिस्ट्री में ऐसा कुछ तराजू यूज़ करते हैं क्या हम लोग? नहीं। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री में जो वेइंग बैलेंस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये इसका नाम तो पता रहना ही चाहिए, इसकी वर्किंग कुछ काम की नहीं है। अब हाँ, बट मैं फिर भी मतलब थोड़ा सा एक ऊपर से आइडिया देता हूँ कि ये ऐसे कैसे काम करता है, बट तुम लोगों को सिर्फ नाम तो एटलीस्ट पता रहना ही चाहिए, ठीक है? ओके, अगेन कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन कैसे होगा? तो देखो, लेट अस से कि हम लोग ना ऐसे बहुत ऐसे बीच पे गए, बीच पे, ठीक है? बीच पे बहुत सारा हवा आ रही है, ठीक है? हवा कौन सा डायरेक्शन में घूम रही है? इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे बह रही है। समझ में आ रहा है? मैं बीच में खड़ा हूँ एंड मैंने एक ऐसे पेबल लिया छोटा सा, तो कैसे फेंका। अब फेंकूंगा तो क्या होगा? ओके, इस डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है? ओके, मतलब ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे फटाक से जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने एक ऐसे बड़ा पत्थर लिया एंड बड़े पत्थर को फेंका, हाँ वो ज़्यादा करके सीधा ही जाएगा तो भाई मतलब बहुत दूर जाके फिर ऐसे टर्न लेगा, क्योंकि हवा उसको नहीं लेके जा पाएगी इजीली। डिफरेंस समझा? तो फोर्स अगर मैं कुछ लगा रहा हूँ तो छोटी चीज़ें फटाक से डिविएट होती है, हेवी चीज़ें ज़रा आराम से डिविएट होती है। इतना समझा? अब यही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग ऐसा कार्बन लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। हम लोग ऐसा कार्बन लेते हैं, कार्बन 12, इसके ऊपर फेंक के मारते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गन नाम की चीज़ रहती है, आजकल अपने पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है? तो उसके ऊपर फेंक के मारा जाता है इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के कार्बन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ये ऐसे टकराया, उसको लेके ऐसे दोनों के दोनों उड़ गए। समझा? कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकाला, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज आया, बराबर? तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन बाद में हम लोग ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में से भेजते हैं। समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रोड्स में एक इलेक्ट्रोड का चार्ज रहता है नेगेटिव, दूसरे इलेक्ट्रोड का चार्ज रहता है। अब मेरे को बताओ, ये हमारा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब ये कार्बन अपने मास के हिसाब से, इसका मास 12 है, थोड़ा सा हेवी है, तो ये ऐसे इधर जाके ऐसे डिवाइड हो गया, लेटस से आराम से डिवाइड हो गया, हेवी है ना बे, इधर तो कोई दिक्कत। फिर बाद में ये पॉइंट हो गया 12 का, ये पॉइंट हो गया 0 का, एंड अभी इसको मैं 12 में कट करूंगा। ये कार्बन को एक्चुअली 1/12 में कट करना पॉसिबल है? नहीं, कार्बन को हम लोग कट नहीं करते। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ मास स्पेक्ट्रोमीटर, खत्म, ठीक है? अब तो इसको मैंने 12 में कट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, छोड़ो, लेट इट बी, ठीक है? फिर बाद में मेरा रेफरेंस पॉइंट मिल गया, फिर इसके बाद 13 14 15 16 जितना जाना है उतना जा सकते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है? फिर मैं एटम चेंज करूंगा। लेट्स से अभी मेरे पास कोई एक अननोन एटम है, ठीक है? एटम एक्स, पता नहीं कौन सा है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है। मैंने वापस इलेक्ट्रॉन गन से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेके वो भाग गया, ये समझिए। फिर वापस इस एटम एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ये एटम एक्स यहाँ से भागा, अगर ये सेम कार्बन तक पहुंचा, मतलब इसका मास भी कितना है? 12। कार्बन के पहले अगर फटाक से डिवेट हो गया, मतलब इसका मास कार्बन आधा है कि कम है? कम है, क्योंकि ये जल्दी डिवेट हो गया। किधर हो गया? 1 2 3 4 5 6, आई गेस 6।
तो इसका मास हो गया 6 विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। अगर आगे चला गया इधर पे पहुंच गया लेट्स से, तो कितना हो गया 12 13 14 15 16 16 हो गया, ऑक्सीजन रहेगा शायद से। या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? बढ़िया बड़बड़ तुम लोगों को याद रखनी है क्या? सिर्फ क्या याद रखना है, वो वेइंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर, समझा? इधर तो कोई भी दिक्कत? अब इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। सी दिस इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज इन रिलेशनशिप टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 कैसे लिया समझा ना? वो जो रेफरेंस था उसको 12 में कट किया जाता है, कार्बन को कट कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, तो राम की डेफिनेशन जो है वो ऐसे होती है, मतलब डेफिनेशन नहीं, फॉर्मूला। इज इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, क्योंकि पहले हम लोग कार्बन 12 को उसके अंदर से पास करते हैं, ठीक है? तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। बस ये दो चीजें तुम लोगों को पता रहनी चाहिए, बस खत्म, ठीक है? राम खत्म। हाँ, और एक चीज, यूनिट ऑफ राम, ऊपर भी मास नीचे भी मास, यूनिटलेस, ठीक है? इसके ऊपर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? इधर तो कोई दिक्कत 24 ग्राम्स या फिर 10⁻⁻27 kg बराबर है। तो हम लोग ने बोला ये मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? क्या करने का? एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करने का। तो एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को एक नंबर चाहिए था जो उसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है? मैं डायरेक्ट अभी नंबर दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा दिमाग चलाने नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो भाई, वो नंबर रहता है हमारा एवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर रहता है? सिंपल एकदम, ठीक है? मतलब अगर मैं 1 एएमयू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एवोगाड्रोस नंबर से, तो मुझे मिलता है 1 ग्राम। विश्वास नहीं हो रहा होगा तो कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो ध्यान दो। एएमयू की वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻² बराबर। ओके, 1.67 को 5 ले लूँ, 5/3 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। अपने को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इनटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6 × 10⁻23। इधर तक कोई दिक्कत? ये ग्राम्स में लिया है, भूलना मत, ठीक है? चलो भाई, 3 1 3, 3 2 2 × 5, 10⁻1 × 10⁻23, 10⁻24 × 10⁻24। आंसर कितना आएगा? समझाइए, पक्का? तो एएमयू को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने का? एवोगाड्रोस नंबर से। तो किस में कन्वर्ट होता है? ग्राम्स में। उधर से आता है ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअली हमने उल्टा पढ़ाया। एवोगाड्रो करके एक साइंटिस्ट थे, उनको ये कंटाला आने लग गया कि बार बार क्या एएमयू लिखते बैठो, एक काम करता हूँ इसको इसमें कन्वर्ट करता हूँ। तो इसमें इसको कन्वर्ट करके कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? उन्होंने बोला ओके ये घटिया सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पड़ता है। उन्होंने उनको खुद का नाम चिपका दिया उस नंबर को। क्या बोला, समझा? पक्का समझा? मैंने अभी तुम लोगों को बताते वक्त उल्टा बताया। मैंने क्या बताया कि एएमयू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्राम होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रो को थोड़ी ना ऐसे सपने में आया था। एवोगाड्रो ने बोला कि बार बार ये नंबर यूज करना पड़ता है, 5/3 × 10⁻⁻24, मजा नहीं आ रही है, घंटा ला रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हमेशा के लिए 1 एएमयू को 1 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन करते वक्त कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ रहा है वो उन्होंने ढूंढ के निकाला। वो एक बड़ा सा नंबर है 6.022 समथिंग इंटू 10⁻23। अब उन्होंने कुछ तो नया ढूंढा, खुद का नाम चिपका दिया एवोगाड्रोस नंबर। समझा? ठीक है, तो इधर तक कोई भी दिक्कत? समझा हम लोगों ने क्या किया है? तो ग्राम एटॉमिक मास, हाँ। एंड फिर बाद में वो जो नंबर है उन्होंने बोला ये इस नंबर में या, और ये नंबर हर जगह पे एप्लीकेबल है। मतलब ध्यान दो, अगर तुम लोगों को 4 एएमयू को 4 एएमयू, अगर 4 एएमयू को भी 4 ग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी सेम नंबर लगेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 एएमयू को? एवोगाड्रोस नंबर से, तो 4 ग्राम आएगा। देखो भाई 4 एएमयू मतलब 4 × 5/3 × 6⁻⁻24
इंटू 6.022, 6.022 को अभी 6 ले लो, मतलब इजीली कैलकुलेशन फटाफट हो जाता है, इंटू 10⁻23, समझे? तो वहाँ पे सेम टू सेम होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 इंटू 5 10, तो 10 इंटू दिस -23 एंड 23 0, 10⁻0 1, 1 इंटू 4 4, समझा? तो हर बार एएमयू को अगर जस्ट तुम लोगों को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस नंबर को उन्होंने क्या बोला? एवोगाड्रोस नंबर। इतने नंबर में जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं उसे उन्होंने क्या क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया? 1 मोल। ये समझे? उन्होंने फिक्स बोल दिया, जैसे डजन, सेंचुरी बहुत बार देखा ना, हमने शुरुआत में देखा था, वैसे एवोगाड्रोस नंबर कैसे आया था समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में घुस रहा है? एंड फिर उन्होंने इसका यूनिट चेंज कर दिया, इन्होंने बोला ग्राम एटॉमिक मास को आज से बोलेंगे ग्राम पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल, इतने अमाउंट में इतने ग्राम्स, समझा? बाकी सब स्टोरी हम लोगों ने पहले देखी थी, वैसे ही है, ठीक है? ओवरऑल ये सबके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये यूनिट्स पर है नीचे, फॉलोड, ठीक है? हैवी नहीं गया ना वैसे इतना कुछ, ओके आगे बढ़े। ये तुम लोगों को कुछ भी दिक्कत रहेगी, हैवी लग रहा होगा, जो कुछ है तुम लोगों को यहाँ पे नहीं बताना है, लेक्चर के बाद आके मुझे बता सकते हो, मतलब अगर लग रहा होगा तो ऐसा। एंड ये फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, नंबर्स ही है, बहुत सारा तो, मतलब बहुत सारा नहीं बट ठीक ठाक मैथ्स है इसमें, केमिस्ट्री इसमें थोड़ी कम है, ठीक है? इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर से ज़रा टाइम पास है, मतलब मज़ेदार चीज़ है, ठीक है? ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी, ठीक है? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms present in a molecule, ठीक है? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है? चलो मॉलिक्यूल एंड एटम्स, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। H2O कितने एटम्स है? 3, ओके। HNO3 5, दिख रहा है ना सबको? H2SO4 7, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 3 और 4 ऑक्सीजन, 7। C6H12O6, वेरी नाइस, ठीक है? कर पा रहे हो, ये कर लोगे खुद से। MgCl2 सॉरी KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है? कर लो खुद के हिसाब से, आराम आराम से करो, कोई हाई नहीं है, ठीक है? वेरी नाइस। NH4 twice SO4, ठीक है? कर लो, इसके आगे वाला भी, मतलब ये लास्ट के 3 तो सॉल्व कर ही लोगे। किस वाले में? इस वाले में? ऊपर वाले में कितना? हाँ देखो, ये वाला मैं सॉल्व करके दिखाऊं, KCl वाला। यस, अब देखो KCl में 2, KCl के 2 प्लस MgCl2 में 1 Mg और 2 Cl, कितने हो गए? 3, प्लस H2O में 18, एक वाटर में 3 पहला जो किया था, यहाँ पे 6 वाटर है, तो 3 × 6 18, 18 + 2 20, 20 + 3 23, फॉलोड, ओके। लास्ट वाले का यहाँ पे 10, हाँ करेक्ट है। लास्ट वाले का आया 15, वेरी नाइस, ठीक है? अब
इसमें मुझे ये सब पढ़ाने की जरूरत है कि मुझे जरा बताना मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसमें 3 चीजें आती है। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, एंड तीसरा क्या आएगा बे? वेरी नाइस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये पढ़ाने की जरूरत है अभी। मुझे बता एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास का ये क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा? AMU, वेरी नाइस। रिलेटिव वाले का यूनिटलेस, एंड ग्राम वाले का ग्राम पर मोल, नहीं पर मोल ही, ये इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। ठीक है, ओके, समझा ये? तो ये वापस मतलब थियरी तो सही आने वाली है। तुम लोगों को मोलार मास मतलब मॉलिक्यूल्स की मास कैलकुलेट करने आते हैं ना, कल हम लोगों ने बहुत सारे 10-12 एग्जांपल किए थे। वापस चाहिए वैसे कुछ नहीं ना? पक्का यूनिट से याद रख पाओगे? ओके, इसके बाद आते हैं आयंस। हाँ रुको बे, नहीं मतलब लिखो ही मत, रुको। आयंस में एब्सोल्यूट आयनिक मास, रिलेटिव आयनिक मास, ग्राम आयनिक मास लिखने की जरूरत है। पक्का तुम लोगों को इतना समझ में आ गया? मास ये 3 टाइप के रहते हैं, तीनों में अलग अलग सिर्फ डिफरेंस किसका आता है? यूनिट्स का आता है। बाकी इनमें नंबर चेंज होता है क्या? नहीं होता। हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स? हाँ, बाय मल्टीप्लाइंग बाय Na, एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आया? तो उधर से 1 मोल के लिए और एक नाम आता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इसके ऊपर जेईई में क्वेश्चन आते हैं और तुम लोग हमें गलत करके आते हो। मोल के लिए और एक रिप्रेजेंटेशन आता है, ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन। ठीक है, वो अभी जस्ट मैंने जब बताया कि AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया था? एवोगाड्रोस नंबर। कहाँ पे गया वो? नीचे है, ओके। हाँ, AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करते वक्त मोल्स ढूंढे गए थे, एवोगाड्रो ने एवोगाड्रोस नंबर ढूंढा एंड फिर उधर से मोल का कंसेप्ट लाया। समझा? तो उधर से ही उन्होंने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयन ये नाम पहले दिए थे। समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद हम लोगों ने उसको कन्वर्ट था मोल्स में। ये सब इतना तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट शुरुआत में उन्होंने बोला ग्राम एटम, क्योंकि उनको उन्होंने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था ना बे, थोड़ी ना उनके दिमाग में ऐसे फटाक से कि हाँ चलो आज से इसको मोल बोल देंगे, ऐसे इतना फटाक से नहीं होता। समझा? तो शुरुआत में उन्होंने उनको क्या बोला था? ग्राम एटम, ग्राम्स में इतने एटम्स, फिर ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम आयंस, जो कि अभी हम लोग इसको मोल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ग्राम एटम किसके लिए यूज करेंगे? एटम्स के लिए, मतलब फालतू चीज। ये मॉलिक्यूल्स के लिए और ये आयंस के लिए। ठीक है, ऐसा लिख दो, छोटा सा पार्ट। आज का लेक्चर थियोरेटिकल है थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसे स्लो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, करना पड़ता है, पढ़ना तो पड़ेगा। केमिस्ट्री इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर अभी ये जो है इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारा मैथ्स है, एंड केमिस्ट्री तो है ही नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़े आगे के चैप्टर स्टार्ट होने दो। अच्छे चैप्टर्स है, मतलब ठीक ठाक चैप्टर्स है अपने पास। ठीक है, फिजिक्स में शुरुआत में वो स्केलर वेक्टर आता है, ये भागा वो भागा, इधर गया उल्टा गया सीधा गया, तो टाइम पास लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं, नाच गाने कुछ नहीं कर सकता मैं, सॉरी। ठीक है, सहन करो, ये पहला चैप्टर खत्म होने दो, दूसरा वाला अच्छा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मस्त है, टाइम पास है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर तक कोई दिक्कत? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एवरेज एटॉमिक मास, मतलब मास के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक, अभी भी। ठीक है, बट अभी पढ़ने वाले एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे तुम लोगों को सबको एवरेज निकालने आता है? चलो देखते हैं फिर। एवरेज
एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, मैं तुम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास ही सिर्फ पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है, एवरेज निकालना। केमिस्ट्री में हम लोग 2-4 जगहों पे एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब मैथ्स में कैसे निकाला जाता है वैसा, ठीक है। ओके, तो चलो भाई एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2 स्टूडेंट है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, ठीक है। दोनों की एग्जाम ली गई, 100 मार्क्स की एग्जाम। हमारे राम को आए 40 मार्क्स, हमारे श्याम को आए 50 मार्क्स। व्हाट इज द एवरेज? 45। वेरी नाइस। अब दूसरा देखो भाई, एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम ए, एंड दूसरा क्लासरूम है क्लासरूम बी। क्लासरूम ए में लेट्स से बच्चे हैं 20, क्लासरूम बी में बच्चे हैं 30। क्या इंसानों को काटा नहीं जाता रे, रुको, इंसानों का एवरेज कभी नहीं हो सकता, मतलब वैसे थोड़ी ना काट देंगे बच्चों को। रुको, इन सबकी एग्जाम ली गई, क्लास ए के सारे बच्चों ने कॉपी की, 40 मार्क्स। क्लास बी के सारे बच्चों ने कॉपी की, 50 मार्क्स। व्हाट इज द एवरेज नाउ? गलत है। हाँ क्या? हाँ करो, यस करेक्ट। करो मैं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। डायरेक्ट 45 मत बोलो, वैसा रहता तो सेम क्वेश्चन थोड़ी ना दूंगा मैं। मार्क्स, वही बोला ना, इंसानों का एवरेज नहीं किया जाता है ऐसे, मार्क्स का किया जाता है। वेरी नाइस। बाकी लोग दिमाग लगाओ थोड़ा अपना खुद का, बचपन में पढ़ाए भाई, ये मैथ्स है, अभी तो इसमें केमिस्ट्री भी नहीं है, ऐसे पढ़ाया होगा ना ये, तो करो। आ गया, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 40 और 50, 50, 90 है क्या बे? नहीं, तो 20 स्टूडेंट्स ने 40 मार्क्स निकाले हैं, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20 इंटू 40 प्लस 30 इंटू 50। अरे समझ में आ रहा है क्या ना? ये हो गया एवरेज। द होल थिंग डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे अपने यूनिट्स कितने जिन्होंने ये मार्क्स निकाले हैं? 50। समझा कुछ? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बचपन में पढ़ा होगा कभी तो अपॉन 50 विच इज इक्वल टू, फिर बाद में इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 800 प्लस ये हो जाएगा 1500 अपॉन 50। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 46। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? श्योर हो ना? ओके। इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं एवरेज के। अगर किसी का मैथ स्ट्रांग होगा तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि टोटल कितनी है भाई? 50 का 20 मतलब कितना परसेंट होता है? अच्छा, मैथ स्ट्रांग लगता है इसके लिए, तो 40% होता है। तो 40%, तो 40 का 40% होता है 16, एंड 50 का 30% कितना होता है? 60। तो 50 का 60% होता है 30। इन दोनों के एडिशन की 46। जिनका मैथ स्ट्रांग होता है वो ऐसे भी कर सकता है। नहीं समझा? मत करो फिर, नहीं ये स्ट्रांग नहीं करने का, ठीक है। ओके, ठीक है। ये भी एक एवरेज निकालने की मस्त मेथड रहती है। मैंने क्या बोला, समझा था क्या भाई? मतलब ना, टोटल अमाउंट की पहले परसेंटेज निकालो, फिर बाद में वो मार्क्स को उसने परसेंटेज में कन्वर्ट करो एंड फिर ऐड करो, बस हो गया, एकदम सिंपल रहता है। छोड़ो, ठीक है। अब हाँ, अब बट मुझे पता है तुम लोगों का मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो और एक चीज़ देखो, दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर एवरेज करना है तो एवरेज करते वक्त हमेशा है ना 2 क्वांटिटीज दी रहती है। एक क्वांटिटी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट अस कॉल इट एज x। दूसरी क्वांटिटी यहाँ पे दी है मार्क्स, लेट अस कॉल इट एज y। समझा? फिर बाद में इनके सेट्स दिए रहते हैं अमाउंट के, ठीक है। तो ये है x1, ये है x2, नीचे वाला है y1, x1 को y1 मार्क्स मिले एंड x2 को y2। समझा? एंड फिर बाद में दुनिया में तुम लोगों को जिस भी चीज़ का एवरेज निकालना है, अभी हम लोग किस चीज़ का एवरेज निकाल रहे थे भाई? x या y? y का, मार्क्स का एवरेज निकाल रहे थे। समझ में आ रहा है? ये मैं एवरेज कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे ये क्या हो रहा है। तो y एवरेज इज इक्वल टू x1 इंटू y1 प्लस x2 इंटू y2
अपॉन, अब देखो y का अगर एवरेज निकालना होगा तो नीचे x की एडिशन करने की, अगर x का एवरेज निकाल रहे हो तो नीचे y, मतलब अपोजिट चीज की एडिशन, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा x1 प्लस x2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था ना मैं, समझा। ये पढ़ाने का रीजन है, सुनो अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एवरेज एटॉमिक मास, बट केमिस्ट्री में एवरेज कॉन्सेंट्रेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज वो हो गया था ना, एवरेज वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ें आती है, तो हर बार मैं एवरेज कैसे निकालते हो सिखाते नहीं बैठूंगा, ये याद रखने का, ठीक है। ये सिंपल है, मतलब समझा, पक्का। आप क्वेश्चन करेंगे तो चलेगा तुम लोगों को, श्योर, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये हाँ लिख लिया क्या, बढ़िया। हाँ तो ये लिख दो, ये मतलब ये ऐसे ही, इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, एवरेज कैसे निकालता है, ठीक है। हाँ नहीं वो एडवांस भी नहीं थी, वो ऐसे एक ट्रिक ही थी, क्या करने का कि जो स्टूडेंट है उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकालने का, दोनों का, एंड उस परसेंटेज को बाद में ये मार्क्स, मतलब इसके परसेंटेज देखो 20 एंड 30 50 हो रहा है, 20 50 का कितना परसेंट है, 40% है। तो ये अगर 40% है तो ये 40 मार्क्स का 40% निकालने का, जो कि आता है 16। फिर बाद में ये 30 50 का कितना परसेंट है, 60%, तो 50 का 60% निकालने का, जो आता है 30। फिर बाद में 16 प्लस 13 30 46। ये दूसरी एक सिंपल मेथड है, ये एक्चुअली सिंपल है, बस तुम लोगों को कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, मतलब एकदम घटिया सा क्वेश्चन है। ये जेई वाले क्यों पूछते हैं वो समझ में नहीं आता, और बार बार पूछा है, मतलब बार बार पूछते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यूज हर बच्चे को ऐसे बाय हार्ट हो गई रहती है। बहुत पहले तो ये पूछा था इतना, क्वेश्चन वाज क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 isotopic forms, 2 isotopic forms, chlorine 35 and chlorine 37. If abundance, chlorine 35 and chlorine 37 in 75% and 25% abundance respectively. ठीक है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, एंड ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को बाय हार्ट है। व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन? सो इस क्वेश्चन का आंसर वो है, बस अभी वो तुम लोगों को कैलकुलेशन के हिसाब से निकालना है, कर लोगे ना अभी खुद से। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा ध्यान देंगे, 2 वैल्यूज मिली रहती है, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज क्या है, एक तो है मास की वैल्यूज एंड दूसरी वैल्यू कौन सी है, परसेंटेज की। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मास को तुम लोग बोल सकते हो x1, x1 के परसेंटेज को बोलोगे y1, दूसरे मास को तुम लोग बोलोगे x2 एंड x2 के परसेंटेज को बोलोगे y2। अब एवरेज किसका निकालना है, y का या x का? एवरेज किसका निकालना है, y का या x का? x का। मास का एवरेज निकालना है ना बे, तो मास तो ये है, समझे। अब कर लोगे खुद से, ट्राई मारो। ए एटॉमिक मास पक्का सबने कर लिया ये, मैं डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जाऊँ, वैल्यूज, हाँ मैं एटलीस्ट वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, रुको। तो एवरेज इज इक्वल टू 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, ठीक है। फिर चाहिए तो इस 100 को स्प्लिट कर दो, कैसे होगा, 35 इंटू 3/4 ना पे 75 अपॉन 100 प्लस 37 इंटू 1/4, ठीक है। बाद में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे ख्याल से 105 अपॉन 4 प्लस इधर क्या आएगा 37 अपॉन 4,
फिर बाद में ये हो गया 25, 25 26, 26.25 प्लस ये आएगा 12.25 आई गेस। इन दोनों के एडिशन करोगे, कुछ तो मैंने गलती कर दी है, रुको भाई कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। अच्छा 9.25, हाँ ओके ओके, हाँ हाँ ना भाई मैंने 4 12 था 36 पकड़ लिया, सॉरी, हाँ 4 9 था 36 तो 9.25, हाँ बराबर, और ये आ जाएगा 35.5, ठीक है। ये भले ही हम लोगों ने मास निकाला हो, एट द एंड तो हम लोग को एवरेज निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आए तुम लोग सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन ये JEE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml 0.5 मोलार NaOH। हाँ, जिस किसी के दिमाग में आ रहा होगा ये मोलार क्या रहता है, ये कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। तो उससे अपने को कुछ मतलब नहीं है, वो जस्ट कॉन्सेंट्रेशन है। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज डैश इंटू 10⁻⁻² मोलार। अभी यहाँ पे x1 x2 मतलब एंड y1 y2 खुद से फिगर आउट करो, एटलीस्ट वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, वो जो दिया था वो करेक्टली पुट कर पा रहे हो कि नहीं उतना तो देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहे है घर पे जाके आराम से कर सकते हो। एवरेज निकलने आ रहा है क्या चेक करो, मतलब ml है, लेट अस कॉल इट एज x1, ये कॉन्सेंट्रेशन है, लेट अस कॉल इट एज y1, दूसरा ml x2 कॉन्सेंट्रेशन y2। यूनिट्स समझ में आ रहे हैं ना, सेम यूनिट वाले x, सेम यूनिट वाले y, x1 y1 x2 y2। दूसरी बात करेक्ट है, दूसरी बात तुम लोगों को फाइनली m पूछा है, m मतलब मोलरिटी, तो डिवीजन में ml आएगा। अरे समझ पा रहे हो पक्का? ओके, तो यहां पर कैसा होगा, m एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, x1 y1 20 इंटू 2 प्लस x2 y2 400 इंटू 0.5 अपॉन x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 कितना है 420, फिर बाद में इसको सॉल्व करो 80 प्लस 200 अपॉन 420, ये कट कट कट, ये हो गया 28 अपॉन 42। रुको रुको, क्या अच्छा ये 40, हाँ ओके, थैंक यू। चलो अब तो 40, तो ये कट कट और यहाँ पे हो जाएगा 24 अपॉन 42, ओके ठीक है, समझे क्या हुआ? हाँ तो मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ ना, हाँ ये करेक्ट है, मतलब ये सही है, मतलब ऐसा होता है हाँ, अरे ऐसा कर सकते हैं सच्ची, तुम्हारी कसम, मतलब ऐसे देखो देखो, अरे ऐसा होता है, ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो मैं बताता हूँ क्यों। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था, ध्यान दो, मैं 10 इंटू 4 प्लस 20 अपॉन 420, समझा? तो मैंने उनके वो कॉमन 10 वाले को मैंने ऐसा कट मारा, ऐसे, समझा? ठीक है वैसा। तो फिर बाद में ये हो जाएगा 12 अपॉन 21 का टेबल आता है सबको, तो ये हो जाएगा 0.120 हो गया, तो 21 5 110 10, हाँ ओके, हाँ ठीक है, चलो बस ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फिर बाद में 2 डिजिट शिफ्ट करोगे 57, ठीक है, तो ये हो जाता है 57, क्योंकि 10⁻² के टर्म्स में लिखना है,
फॉलोड, ठीक है। ए देखो ये सिर्फ एवरेज निकालना है, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एवरेज के, ठीक है। ये जस्ट ऐसे एक हो गया। अब अभी अगला क्वेश्चन जो है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन भी तुम लोगों ने स्कूल लेवल पे किए रहेंगे, 8वीं 9वीं में किए हुए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एवरेज का ही क्वेश्चन है, तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट दे रहा हूँ, पहले तुम लोग ट्राई करो, अगर नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, एंड उसके बाद हम लोग उसके लिए एक ट्रिक बना के रखेंगे, ठीक है। फिर बार किताब से भी सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज बोरॉन exist in two isotopic forms. Two isotopic forms. Boron 10 and boron 11. If average atomic mass of boron is 10.8, then find percentage of B10, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पहले से देकर रखा है, ठीक है। B10 इसका परसेंटेज अपने को पता नहीं है, वो ढूंढना है। जो चीज ढूंढनी रहे तो उसको क्या लेने का, B11 इसका भी परसेंटेज नहीं पता, इसको क्या लेंगे अब 100 माइनस एक्स। ए सुनो भाई, परसेंटेज फर्स्ट बेंच या सेकंड बेंच वो, अब 100 माइनस एक्स लेंगे, ध्यान दो भाई। अगर B10 का परसेंटेज 40% आया तो बचा हुआ 60% B11, मतलब 100 माइनस 40, समझा। तो कभी भी परसेंटेज में इसको 100 माइनस एक्स लेंगे तो ये इजीली सॉल्व होगा। अब बाकी कुछ नहीं, देखो ये x1 y1 x2 y2, समझा, पहले जैसे कर रहे थे वैसा ही। तो एवरेज की वैल्यू कितनी दी है मैं, 10.8, विच इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, समझा। x1 मैं चाहिए तो मार्क करके रख देता हूँ, this is x1 and this one is y1, this is x2, this one is y2, समझे ना। तो x1 y1 प्लस x2 y2 अपॉन x1 प्लस x2, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना रहता है बे, 100। चाहिए तो डायरेक्ट लिख दो x प्लस 100 माइनस x, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो 100 नीचे आ गया, और ऑब्वियसली टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही आने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसे होगा, ये 100 इधर गया तो ये बन रहा है 1080, विच इज इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x, गेटिंग इट। 10x माइनस 11x कितना आएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इस तरफ लाता हूँ क्या, माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो ये x इज इक्वल टू 1100 माइनस 1080, समझा। x इज इक्वल टू 20%, इसमें कोई भी दिक्कत, बट ये बहुत लेंदी मेथड है ना भाई। इसी चीज को अगर हम लोगों को डायरेक्ट निकालना हो, ठीक है। सो वी ऑल्सो हैव अ ट्रिक, ध्यान देंगे। देखो भाई, इस ट्रिक को मैं बोलता हूँ नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड में हमेशा 2 नंबर रहते हैं, मतलब एवरेज हमेशा 2 नंबर के बीच में रहता है, समझ पा रहे हो। तो कोई एक नंबर है ए, कोई एक नंबर है बी, इन दोनों के बीच में इधर पे तो क्या है एवरेज, समझा।
एंड फिर बाद में क्वेश्चन क्या रहता है, एक तो ए का परसेंटेज निकालो या फिर बी का परसेंटेज निकालो, फॉलोड, ठीक है। अब अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, परसेंटेज ऑफ ए, ठीक है, ध्यान देंगे, जब कभी परसेंटेज ऑफ ए निकालना हो तो तुम लोग एवरेज माइनस बी करोगे, ठीक है, मॉड ऑफ एवरेज माइनस बी। मॉड लेने का रीजन, ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, टूटी फूटी ट्रिक है, इसमें कभी कभार आंसर माइनस में आता है बट परसेंटेज कभी माइनस में नहीं रह सकता, तो इसलिए मॉड चिपका दिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ एवरेज माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी इंटू 100, समझे। उसी बदले अगर तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ बी निकालना हो तो क्या करो, अभी एवरेज माइनस ए अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस इंटू 100, समझा। चलो ये काम करते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। अब ए हमारे क्वेश्चन में ध्यान दो, हमारे क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया था, 10.8, ओके 10.8 दिया था। ये कौन से दो नंबर का एवरेज बोला था उन्होंने, 10 एंड 11, बराबर है, सेकंड बेंच यहाँ पे। अब उन्होंने किस चीज का परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ, हाँ किसका पूछा था, B10, बराबर, मतलब 10 का परसेंटेज पूछा था, B10। अब B10 का अगर परसेंटेज निकालना होगा तो एवरेज माइनस 11, अरे समझा, उल्टे चीज का माइनस करने का, पक्का ध्यान दो, मस्त है ये, एकदम टाइम पास है। तो दिस माइनस दिस, ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या रहता है भाई, टोटल परसेंटेज ए माइनस बी कितना है, 10 माइनस 11 इंटू 100, समझे। 10.8 माइनस 11 माइनस 0.2, तो वो तो 0.2 मॉड से बाहर आ गया, तो 0.2 अपॉन 1 इंटू 100, आंसर कितना आया, 20%। खुश रहो, हो गया आंसर। ये समझ पा रहे हो कि ये इतना रामायण करने के बदले ये इतना करना है। एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आया होगा तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर भाग जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। मॉड के बाहर, मतलब मॉड ऐसी चीज रहती है जिसके बाहर कोई भी नंबर पॉजिटिव बन जाता है, मतलब वो मॉड निकाल देंगे तो प्लस चार्ज, हाँ मतलब हाँ, यस मैग्नीट्यूड, यस हमेशा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव नंबर, बट कभी कभार रह जाता है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में। तो या और ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज होमवर्क मिलेगा, डेली के ज़्यादा नहीं, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 दिन में हो जाएगा 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो होमवर्क है वो लास्ट टाइम जो पढ़ाया था ना उसका है, आज जो पढ़ाया गया है, मतलब आज तो एवरेज ही पढ़ा है, एवरेज के क्या ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक 10-20 क्वेश्चन बना पाऊंगा, वो तुम लोगों को मैं दे दूंगा 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में ही दे दूंगा, अभी नहीं, पहले लास्ट टाइम जो पढ़ाया था वो एकदम अच्छे से करके रखो, ठीक है। ओके, ये सिंपल मैथ्स है, ज़्यादा कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हो जा। देखो भाई, क्वेश्चन इज एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन एंड oxygen gas. If average atomic mass of air is 29.2 ग्राम पर मोल, ये 29.2 है, अच्छे से लिख देता हूँ, 29.2 ग्राम पर मोल, then find percentage abundance, percentage of oxygen present in air. क्वेश्चन समझा? नंबर लाइन पहले बना लोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। गिवन दैट, चलिए तो तुम लोगों को डेटा दे देता हूँ, ऑक्सीजन इज 16
नाइट्रोजन इज 14। नंबर लाइन ड्रॉ करो, सब जन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो भाई देखो, अब पहली बात, ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा मजा आता है, हर साल कोई ना कोई रहता है ऐसे 14 और 16 के बीच में। फिर भी इस साल कुछ लोग थे जो लिखने के लिए हेजिटेट कर रहे थे कि 14 और 16 के बीच में 29 कैसे घुसेड़े। हाँ नहीं रुक तो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं, कुछ लोगों ने लिखा, ठीक है। तो 14 और 16 के बीच में 15 आता है सालों, 29 नहीं आ पाता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इधर तुम लोगों को हिंट आ रही है कि कुछ तो गलत है मतलब डेटा में, बराबर। तो अभी चेंज क्या है, हम लोग और एग्जाम में जानबूझ के नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास दिया रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास 16 14 करेक्ट है। बट नाउ द थिंग इज, जब कभी नाइट्रोजन रहता है तो वो नाइट्रोजन N नहीं रहता, वो N2 रहता है, और ऑक्सीजन O नहीं रहता, वो O2 रहता है। समझ पा रहे हो? तो N2 28 एंड O2 32। एंड अभी तुम लोगों को ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करोगे? बाकी तो कोई बच्चा भी कर लेगा। परसेंटेज ऑफ O2 इज एवरेज माइनस नाइट्रोजन अपॉन N2 माइनस दिस इनटू 100, समझे? 29.2 माइनस 28 कितना होगा? 1.2 अपॉन दिस इनटू 100, समझा? 4 1 जा 4 3 जा, तो ये हो गया 30%। एनी डाउट? पक्का? ठीक है। ये थोड़ा हैंग, मतलब ये सब चीज़ें पता चलने के लिए या फिर इनकी आदत लगने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि कब O2 लेते हैं, कब N2 लेते हैं, ठीक है। 2-3 लेक्चर हो जाएंगे तो आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। 2-4 चैप्टर हो जाएंगे तो मतलब जम ही जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ बात करनी रहेगी तो तुम लोग मुझे नीचे आके मिल सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री थोड़ी सी ऐसे वियर्ड लग सकती है, मतलब डिफिकल्ट लग सकती है, बाद में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।